नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका यहाँ पर निखिल के साथ अब भीमेश्वरी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया, राजू गुलेरिया और महेंद्र पीरामल ये चारों के चारों अभी वहां पर मौजूद थे। जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर वो सब ये भी कहते हैं कि उन्हें पहले आयशा के कॉलेज में भी तो जाना है। अब अनिका पूछती है कि वो माँ के कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं। इस पर अब वहां पर महेंद्र कहता है कि क्योंकि हमें शक है कि अनंता की बेटी आयशा है। इधर ये सुनते ही अनिका को शौक लगता है और अब वो धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगती है। तो यहाँ पर अनिका को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब महेंद्र कहता है, इस तरह से मत देखो, देखो वो मेरे भाई हैं। इधर ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी कहते हैं कि ये बकवास नहीं है, हमने आयशा की माँ को देखा है और वो भी आयशा की शादी से पहले। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या आप लोग इस बारे में श्योर हो? अनिका के इस सवाल पर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, हाँ अनिका, मैं श्योर हूँ। अब उनकी इस बात पर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है, अगर इन लोगों ने सच में कॉलेज में जाकर पता कर लिया कि आयशा अनंता की बेटी है, उन्हें ये पता चल जाएगा कि आयशा माँ को स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी थी। ऐसा उस कॉलेज के लोगों को हमेशा से ही लगता था कि आयशा इस बीमारी का शिकार थी, लेकिन सच तो ये है कि ये दो अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी है। आयशा अपनी जगह पूरी तरह से ठीक थी, जबकि एक सेम नताशा है जिसकी पर्सनैलिटी कई बार कॉलेज में आयशा अदा किया करती थी। अनिका भी यहाँ पर अपने मन में ही सोचती है, क्या ये सही वक्त है अभी इन्हें सच बताने का, या अभी उसे इन लोगों को कुछ भी नहीं बताना चाहिए। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर ये कॉलेज में जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उस सच की ओर भी पास पहुंच जाएंगे। अनिका भी यही सोचती है कि मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सुबह होने ही वाली है, इसलिए अभी यहाँ से चलते हैं। अब अनिका की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ चलो, वो अनंता जी का घर है ना, बस वहीं पर ही चलते हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे तो यहाँ पर तब से डर भी लग रहा है, और वैसे भी वो घर धनंजय भाई का ससुराल हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों का सोचना सही है कि आयशा अनंता की बेटी है तो फिर तो वो घर मेरे धनंजय भाई की ससुराल ही हुआ ना। अब वो यहाँ पर धनंजय को चिढ़ाते हुए कहते हैं। इधर महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अभी तक उन्हें पूरी तरह से पता नहीं था। यहाँ भी बूढ़ी अम्मा उन सब की बातों को सुनकर अब कहती है, ठीक है फिर अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर वो सभी अभी उस मंदिर से अब बाहर की तरफ जाने लगती हैं। जब यहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा, अनिका, निखिल, राजीव गुलेरिया, धनंजय पीरामल, महेंद्र ये सारे ही वहाँ से चलने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर वागापटू वो भी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं। जब अनिका ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके प्रोफेसर वागापटू तो अभी आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े हैं, तो उन्हें इस तरह से अपनी जगह पर खड़ा देखकर अब अनिका उनसे सवाल करती हैं, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? अनिका की इस बात पर वो प्रोफेसर कहते हैं, अभी नहीं, ऐसा करो तुम जाओ, जब तक वो राक्षस मरेगा नहीं तब तक मैं यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मुझे डर है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो वो मुझे मार डालेगा। इधर प्रोफेसर वागापटू की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर आप यहाँ पर रहिए। इधर यहाँ अनिका भी बाकी लोगों के साथ वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो लोग यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहता है,
अनिका, क्या तुम एक बार यहाँ पर उस कुंड को देख सकती हो? अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया अनिका को कुंड के बारे में बताते हैं। अब राजीव अनिका को कहता है, अनिका, यहाँ पर एक ऐसा कुंड बना हुआ है जिसका पानी बिल्कुल ही दूध की तरह सफेद है। मैंने जब उस कुंड को पहली बार देखा था तो मुझे वो कुंड बहुत ही अजीब लगा था। जरूर जरूर उसमें कोई ना कोई तो राज छिपा हुआ है। अब यहाँ पर अनिका राजीव से पूछती है, राज, लेकिन कौन सा राज? क्या लगता है आपको उस कुंड को देखकर? अब राजीव कहता है, जब शुरुआत में हमने उस कुंड को देखा था तो मैंने भी उसके इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अभी तक उसके बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया हूं। और यहाँ तक कि जब महेंद्र ने उस पानी को दूध समझकर जब उसको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहा तो पता है वो पानी एकदम से हरा हो गया और यहाँ पर महेंद्र के हाथ भी जल गए। अब जैसे ही राजीव ने ये बात अनिका को कही तो अनिका को भी ये थोड़ा सा विचित्र तो लगता है, लेकिन अब अनिका कहती है, तो आप क्या चाहते हैं? अब राजीव कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम उस कुंड को देखो, या फिर ऐसा करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेनर है तो मेरा मतलब है कि कोई एयर टाइट बोतल जैसा कुछ, तो हम उस कुंड में से थोड़ा सा पानी लेकर चल सकते हैं और उस पर फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें उस कुंड में उस पानी के बारे में पता चल सके। यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ, मेरे पास ऐसा कंटेनर तो मिल जाएगा। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी पॉकेट से एक बोतल निकालती है और उस बोतल को अब राजीव गुलेरिया को दे देती है। और इधर अब राजीव गुलेरिया भी अब उस कुंड की तरफ उस बोतल में वो पानी भरने के लिए जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि अनिका को भी अब तो एक बार उस कुंड को देखने की इच्छा हो रही थी कि जो बात अभी उसने राजीव गुलेरिया के मुंह से सुनी थी वो सच में वो बिल्कुल वैसी ही है या उसमें कुछ और भी गड़बड़ है। इधर कुछ देर के बाद जब राजीव और अनिका ये दोनों जब उस कुंड के पास आ जाते हैं तो यहाँ पर राजीव गुलेरिया बड़ी ही सावधानी के साथ उस बोतल में पानी को भरने लगता है, क्योंकि राजीव को पता था, राजीव ने कुछ देखा था कि किस तरह से महेंद्र के हाथ इस पानी को जस्ट छूने भर से ही जल गए थे। तो अब राजीव नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ उसके साथ भी हो, इसलिए वो उस पानी को अपने हाथों पर नहीं लगने देता और उस बोतल को भर लेता है। और अब उस बोतल को अच्छी तरह से बंद भी कर देता है और बोतल बंद करके अब उसे रख देता है। यानी का अब उस पानी को अच्छी तरह से देखती है और अब अनिका राजीव गुलेरिया से कहती है, ऐसा कीजिए, आप इसे प्लास्टिक के जिपलॉक पैकेट के बैग में ही रखिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो हो सकता है ये सेफ ना हो, क्योंकि मुझे ये पानी सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसा आप कह रहे हो मुझे ये उससे और भी अजीब लग रहा है। ये कहते हुए ही अनिका अब एक जिपलॉक प्लास्टिक के बैग को अपने बैग से निकालती है और उसे राजीव गुलेरिया को दे देती है, क्योंकि अनिका खुद एक डॉक्टर भी थी और कई चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी थी, इसलिए अनिका के पास ऐसी बोतल होना, ऐसे जिपलॉक बैग होना बहुत ही आम था। अब ये सब करने के बाद उसके बाद अब राजीव गुलेरिया और अनिका वो दोनों ही अब उस मंदिर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों भी यहाँ से उस कुंड से पानी लेकर बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर इधर अंदर बैठा प्रोफेसर वांगापटू के चेहरे पर अब एक डेविल समाई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब उन सब के जाते ही एकदम से ही बदल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक एक अपने चेहरे पर एक मुखौटा लपेटे हुए हो, वो जानबूझकर उन्हें ये सब कुछ शो कराना चाहते हो, वो जानबूझकर अपने लिए एक सिंपैथी हासिल कर रहे हों। और यहाँ पर उनके जाते ही अब प्रोफेसर वांगापटू अब खुद से ही कहते हैं, क्या राजेश्वर पीरामल हो? हाँ, मैं छल का दूसरा नाम हूँ।
क्योंकि मैं मुझे मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता। ये कहते हुए ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये सच में प्रोफेसर वांगापटू नहीं बल्कि राजेश्वर पीरामल थे, जिन्होंने जो प्रोफेसर वांगापटू के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर चुके थे और यहाँ पर छल से रह रहे थे। और अपने मुंह से वो ये सब कहते हुए ही अब वो जोर से हंसता है, तो अब वो आगे कहता है, वो अब नहीं नहीं भाई सिकंदर पीरामल और अनंता की फोटो के अब वो पास जाकर कहते हैं, अगर सच में तुम दोनों रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया बनकर यहाँ पर आए हो, अगर सच में ये तुम दोनों का पुनर्जन्म है ना, तो मैं तुम दोनों के साथ इस जन्म में भी वही करूँगा जो मैंने तुम दोनों के साथ तुम्हारे पिछले जन्म में किया था। क्योंकि मैंने तुम दोनों को पिछले जन्म में जीने दिया था और ना ही मैं तुम दोनों को इस जन्म में जीने दूंगा। वैसे सच में कितना स्ट्रेंज है ना कि जिस जन्म में तुम तब नहीं मिल पाए, तब तुम चैन से नहीं जी पाए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम इस जन्म से फिर से वही चेहरे लेकर आओगे, फिर से वही खूबियाँ लेकर आओगे, तो क्या मैं तुम्हें इस जन्म में जीने दूंगा? नहीं, मरे तुम थे, मैं नहीं। मैं आज भी जिंदा हूँ और पहले से और भी ज्यादा भयानक हूँ। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हो। इधर राजेश्वर पीरामल ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, क्योंकि मैं अपने खेल का एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। इवन आई एम द बेस्ट। मैं यहाँ पर वांगापटू बनकर रहूँगा और वहाँ पर जो असली वांगापटू है वो राजेश्वर पीरामल बनकर मर जाएगा। क्या सम्मोहन किया है ना मेरी बेटी नेत्रा ने उसके ऊपर। क्या वो खुद अपने ही मुँह से अपने आप को राजेश्वर पीरामल कह रहा है। इवन वो अपने आप को राजेश्वर पीरामल ही समझ रहा है। बिन मौत मारा जाएगा वो, क्योंकि जब सभी को पता चलेगा कि वो राजेश्वर पीरामल है तो फिर तो उसकी मौत निश्चित ही है। अरे बहुत अच्छा है वो मिस्टर न्यू किंग। मेरे मास्टर स्ट्रोक के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। मैं बिन लोगों को इस गांव से कभी जाने ही नहीं दूंगा। तुम देखना मैं किस तरह से इन्हें इसी गांव में ही उलझा कर रख दूंगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर अपनी मर्जी से आ तो गए हैं, लेकिन अब ये यहाँ से मेरी मर्जी के बिना जा ही नहीं पाएंगे। अब मैं भी देखता हूँ ये इस गाँव से कैसे निकल कर जाते हैं। अरे मैंने इन लोगों के लिए षड्यंत्र ही कितना अच्छा बनाया है। मैंने इन लोगों के लिए एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे निकलना इन लोगों के लिए मुमकिन तो क्या नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे गुरुकुल के सारे फाइटर अभी मेरे साथ हैं, जिन्हें सालों से मैं अच्छी तरह से ट्रेन करता आया था। और वैसे भी मेरी बात को कोई भी टाल ही नहीं सकता है। अरे सालों पहले जब तो मैं इतना कुछ जानता भी नहीं था, तब मैंने उन्हें अपनी बातों में कन्विंस कर लिया था। तो अब तो सोचो वो मेरी कितनी ही मानते होंगे। बस एक बार फिर से सिकंदर और अनंता मेरे डर से मरेंगे, और अगर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग उन्हें बचाने के लिए राजेश्वर पीरामल तक पहुंच भी गए ना, तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि वो जिसे राजेश्वर पीरामल समझकर उसे मार रहे हैं, असल में वो बेगुनाह वांगापटू है। अरे वो बेचारा बूढ़ा सच में अपनी इस उम्र में भी वो बेमौत मारा जाएगा। लेकिन हाँ सॉरी दोस्त, अब मेरे साथ दोस्ती करने की तुम्हें कुछ तो सजा तुम्हें भी मिलेंगी ही ना। तुम कैसे भूल गए वांगापटू कि जिस आश्रम में हम सब ने एक साथ अपनी पढ़ाई की थी, हम सब ने अपनी प्रैक्टिस की थी, अब देखो उसी दोस्ती का खामियाजा अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अरे 2 साल लगे थे मुझे उस वांगापटू को ढूंढने में, और उसके बाद जो मैंने किया, वाह मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। इधर ये सोच कर यहाँ पर राजेश्वर पीरामल अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, तो इधर वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका और उसके साथ ये बाकी सभी अभी अनंता के घर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ एक तरफ जहां पर ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मनाली में लाइफ केयर हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में डॉक्टर कृष्णन अभी अपने पापा यानी के वांगापटू के वार्ड के सामने इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वो उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ही परेशान थे, और वो मन ही मन अभी ऊपर वाले से भी प्रे कर रहे थे, क्योंकि आज उनके पापा की हालत बहुत ही खराब थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो हर हाल में अपने पापा को
बचाना चाहते थे। इधर कुछ देर के बाद डॉक्टर जब बाहर निकल कर आता है तो वो डॉक्टर कृष्णन से कहते हैं कि आपके पापा को क्या हो गया है। अब डॉक्टर की इस बात पर अब कृष्णन कहते हैं 2 दिन पहले ही मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया था। अरे मैं दिल्ली में रहता हूँ और वो यहाँ पर रह रहे थे। उनका फ़ोन आने के बाद मैंने उनसे कहा कि वो मनाली आ जाएं, जब तक मैं भी यहाँ पर आ जाऊँगा। ये सुनते ही अब वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इनके कुछ टेस्ट करने हैं। इधर डॉक्टर की ये बात सुनते ही अब कृष्णन कहते हैं हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज़ जरूर कुछ ना कुछ तो कीजिए, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ कृष्णन ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में अब एक जोरदार आवाज़ आती है जो कि कह रही थी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। अब इस बात को सुनकर जैसे ही डॉक्टर और यहाँ पर डॉक्टर कृष्णन दोनों ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो वो डॉक्टर कहता है कि हेलो डॉक्टर नेत्रा, क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि नेत्रा की थी। इसलिए ये डॉक्टर जो कि नेत्रा को अच्छी तरह से जानता था वो उसे कहता है हेलो डॉक्टर नेत्रा, नाइस टू मीट यू। अब उस डॉक्टर की इस बात पर नेत्रा भी कहती है थैंक यू डॉक्टर, वैसे क्या मैं अभी अपने पेशेंट से मिल सकती हूँ। नेत्रा की इस बात पर अब वो डॉक्टर कहता है श्योर डॉक्टर नेत्रा। इधर ये सुनते ही नेत्रा भी अभी अपने कदमों को उस वार्ड की तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो उस वार्ड में आती है तो वो भी यहाँ पर अपने पेशेंट को एग्जामिन करने लगती है और उसके बाद वो अपनी पॉकेट से अब एक टैबलेट को निकाल कर उस पेशेंट के मुंह में डाल देती है। और अब वो अपने मन में ही सोचती है कि अगर इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो इनकी रिपोर्ट सब कुछ बता देंगी कि हमने इनके साथ क्या किया है, इसलिए ये करना भी बहुत ही ज़रूरी था। अरे उन चार बेवकूफ़ों को तो ये भी पता नहीं है कि ये नेत्रा उन तक कैसे पहुंची। और वैसे भी उस मंदिर में राजेश्वर पीरामल और नेत्रा की एंट्री बंद है लेकिन वांगापटू की नहीं। ये कहते हुए ही अब नेत्रा के चेहरे पर अब एक स्माइल आ गई थी। वो अब बस उस पेशेंट को ही देखने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो उस पेशेंट को अब होश आता है तो वो अब अपनी आंखों को खोलने लगता है। और जैसे ही उस पेशेंट की आंखें खुली तो अपने सामने नेत्रा को देखकर अब वो पेशेंट कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अब क्या चाहिए तुम दोनों को? मेरा सब कुछ तो मुझसे छीन चुके हो ना तुम बाप बेटी, तो अब क्या लेने के लिए यहाँ पर आई हो? अरे क्या बच गया है अभी मेरे पास जो तुम मुझसे छीनने के लिए यहाँ पर आई हो? इधर उस पेशेंट की ये बात सुनते ही अब नेत्रा इधर उधर देखने लगती है कि कहीं उनकी बातों को किसी ने सुना तो नहीं। और अब वो उस पेशेंट से कहती है बस 5 मिनट और, जितना बोलना है अभी बोल लीजिए, इसके बाद तो आप हमेशा की तरह हमारी ही भाषा बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आप फिर से भूल जाओगे कि आप हो कौन। फिर तो जैसा हम चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही करोगे, जो मैं बोलूँगी आप बस वही बोलोगे और वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं, क्योंकि फिर तो तुम्हारी जुबान भी और तुम्हारी सोच भी दोनों हमारे ही हिसाब से चलेगी। समझ गए ना पापा? इधर बाहर अपने बेटे, वैसे बाहर आपका बेटा है, अगर होशियारी करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारे साथ साथ जो हालत अभी तुम्हारी की गई है उसकी भी यही हालत करेंगे, इवन उसे तो मैं मार ही दूंगी। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब वो पेशेंट कहता है तू मेरी पर्सनैलिटी को मिटा देगी ना तो तू देखना एक दिन ऐसा होगा कि कोई तुझसे भी बड़ा होगा जो तुझे तेरे इस खेल में मात देगा, क्योंकि तू उस दिन अपने मुंह के बल की खाएगी। अगर तुम एक अंधेरा है ना तो वो तुझसे भी बड़ा अंधेरा तुम्हारी आंखों के सामने लाएगा और तेरी मौत तय है। तेरी मौत अनिका के हाथों ही होगी और ये तो मैं तुझे लिख कर दे सकता हूँ। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। इधर उस पेशेंट की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है अरे गलत फहमी है तुम्हारी बूढ़े, पहली बार तो कोई मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता, और अगर गलती से कोई मुझ तक पहुंच भी गया तो वो मुझे मार नहीं पाएगा, क्योंकि सर जी के साथ साथ तुम्हारी और मेरी हम दोनों की मौत एक राज ही है। और हाँ, इस कहानी का अंत
हम दोनों करेंगे। रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया की मौत से ही इस कहानी का अंत होगा, क्योंकि उन दोनों की मौत निश्चित है। पहले भी वो दोनों पहले ही किंग और अनंता के साथ ऐसा ही हुआ था, और अब देखना इन दोनों के साथ भी वही होगा। मुझे बेवकूफ़ बनाया है ना उस रोहित मारवा ने। अब वो देखेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसे लगता है मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। उसे आग से खेलने का शौक है ना, तो देखो अब मैं आग से ही कैसे खेला जाता है उसे मैं बताती हूँ। और वैसे भी तुम उस अनिका गुलेरिया की इतनी तारीफ क्यों करते हो? हाँ, आखिर ऐसा भी क्या कर लिया है उसने? क्यों हमेशा तुम उसी का ही गुणगान करते रहते हो? अपनी तरह की इस बात पर वो पेशेंट कहता है, ये तुम्हें अनिका ही बता देगी, क्योंकि ये मुझे अपनी जुबान से बताना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जब अनिका तुम्हारे सामने हो तो तब तुम्हें खुद ब खुद ये सब कुछ पता चल जाए। मैं तुम्हें अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ कि अनिका को मत छेड़ो, क्योंकि अगर तुमने अनिका को छेड़ा तो फिर तो तुम्हारी मौत निश्चित है। क्योंकि अनिका तुम्हें ऐसे वार से मारेगी कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं जानता हूँ कि अभी कुछ ही मिनटों के बाद भले ही मैं तुम्हारी वाणी बोलूँ, लेकिन मेरी इस चेतावनी को हमेशा याद रखना। इधर उस पेशेंट की इस बात को सुनकर अब नेत्रा का खून तो बहुत ही खोल रहा था कि तभी उसकी नज़र अब टाइम पर जाती है। तो अब जैसे ही वो टाइम देखती है तो अपने आप ही उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, और अब वो हंसते हुए कहती है, प्रोफेसर साहब, अब अपने अंदर के वांगापटू को प्लीज कुछ देर के लिए सुला दीजिए। बहुत बोल चुके हैं आप, और मेरे पापा को जगा दीजिए, जैसे कि आपके साथ पिछले 6 से 8 साल से हो रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चला है, और ना आगे किसी को कुछ भी पता चलेगा, क्योंकि अब आप फिर से हमारी वाणी बोलेंगे तो फिर पता चलना तो बहुत ही दूर की बात है। ये कहते हुए ही नेत्रा वहाँ के विंडो से नीचे की तरफ देखने लगती है, और वो अब अपने मन में ही सोचती है कि मुझे अंधेरे में रहना है। ये दोनों पति पत्नी ने ये ठीक नहीं किया है। मैं छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को। अब इनकी करनी का फल इनकी बेटी को मिलेगा। इसलिए रिया भी रेडी, मैं आ रही हूँ। या नेत्रा भी अपने मन में यही सोचती है कि तभी उसके कानों में अब एक बात आती है, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि रोहित मारवा जिंदा है। इस बात को सुनकर तो अब नेत्रा के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है, और वो अब कहती है, आप ना पापा मुझे डरा ही देते हैं कभी कभी तो। वैसे अब आपको वहाँ वापस जाना चाहिए जहाँ आपको अभी होना चाहिए। नेत्रा की इस बात पर वो पेशेंट जो फिर से कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो, और हाँ, उस क्रिस्टोफर को मेरे पास लेकर आओ, जरा मैं भी तो देखूं कि उसकी कौन सी याददाश्त चली गई है। इधर ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, आप क्रिस्टोफर की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, वो मनाली में है और अच्छी तरह से हैं, और हाँ, कल से वो निकरण फार्मेसी को ज्वाइन कर रहा है। और वैसे भी मैंने सुना है कि स्वाति मल्होत्रा ने एक बार फिर से अपनी कंपनी को ज्वाइन किया है। भले ही वो अपनी याददाश्त भूल चुकी हो, लेकिन वो फिर से अब अपनी कंपनी को ज्वाइन कर रही है। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब वो आदमी कहता है, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगा। और हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मौत किसी के हाथ से नहीं हो सकती। लेकिन अभी ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, क्या हुआ है? आप रुक क्यों गए? नेत्रा की इस बात पर अब वो आदमी कहता है, आज तुम सच जान लो, हम तीनों की मौत का केमिकल अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये सुनते ही अब वो आदमी सामने से कहता है, हम तीनों की मौत उस ड्रग से ही हो सकती है जिसे बनाना किसी के वश का काम नहीं है। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, ऐसा क्यों? इस बात पर अब वो आदमी कहता है, क्योंकि वो ड्रग कोई आम ड्रग नहीं है, बल्कि वो गोल्डन ड्रग और V16 पावर ड्रग को मिलाकर ही उस ड्रग को बनाया जा सकता है। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये दोनों ही ड्रग बने तो हैं, लेकिन अब इस दुनिया में ये दोनों ही ड्रग नहीं हैं,
क्योंकि मेरे भाई किंग ने और उस स्वाति मल्होत्रा ने इन दोनों ही ड्रग के फॉर्मूले को तभी ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बस एक बार ये V16 बाव ड्रग हमें मिल जाए। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है वो तो मिल ही जाएगा पापा, और वैसे भी इस बार सर जी के जाल से अनिका गुलेरिया तो नहीं बचेगी ना, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत जिस गांव से हुई थी, किस्मत एक बार फिर से उन्हें उसी गांव में ही लेकर गई है। और देखना, उस गांव से निकलना अब उसके लिए इम्पॉसिबल है। इधर नेत्रा की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है तुम सर जी किसे कहती हो? हाँ मैं हूँ सर जी। इस बात पर अब नेत्रा कहती है हाँ ठीक है, आप ही हो सर जी। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही अब वो आदमी कहता है ठीक है तुम जाओ, और हाँ ध्यान रहे कि इस बार हम फेल नहीं हो सकते हैं। और हाँ क्या तुमने पता लगाया कि आयशा कहाँ है? अब तक उसका कुछ भी अता पता क्यों नहीं चला? इस बात पर अब नेत्रा कहती है अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो बात आपके दिमाग में आई है ना, वो मेरे भी दिमाग में आई हुई है। अरे धनंजय का शक बिल्कुल सही है, सही हो ना हो, ये आयशा मारवा हमारी महारानी अनंता की बेटी हो सकती है। एक बात बताओ, ये कृष्णन तो आयशा के कॉलेज में ही था ना? इस बात पर अब वो आदमी कहता है हाँ एक ही कॉलेज में थे दोनों। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है ठीक है फिर, अब सच मुझसे दूर नहीं है, अब जल्द ही मैं उस सच तक पहुंच जाएंगी। और महेंद्र मेरे भाई, तुझे मैं 100 मुंह वाली नागिन लगती हूँ ना, तो तू देख दिल्ली आ, तेरा स्वागत मैं अपने इसी हरे जहर से ही करूँगी, फिर तुझे पता चलेगा कि आखिर नागिन क्या होती है। यह यहाँ नेत्रा अब उस पेशेंट से कहती है आप अब आराम कीजिए, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि यहाँ पर नेत्रा जिस आदमी से बात कर रही थी वो वांगापट्टू से ही बात कर रही थी, और वांगापट्टू क्योंकि उसके जैसे ही उसके ऊपर अब नेत्रा के का असर होता है, तो अभी बस 5 मिनट के बाद ही वो अब फिर से सर जी की जुबान बोलने लगता है। और इधर नेत्रा भी ये कहते हुए अब अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ा देती है। और नेत्रा वहां से बाहर निकलने के बाद अब वो कृष्णन की तरफ बढ़ जाती है, और अब वो वहां पर कृष्णन से कहती है अब आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं, अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कृष्णन जो कि अपने पापा को लेकर बहुत ही चिंतित था, अब क्योंकि वो यहाँ पर नेत्रा को एक डॉक्टर ही समझ रहा था, इसलिए डॉक्टर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब कृष्णन कहता है वैसे पापा को क्या हुआ था, कुछ पता चला? कृष्णन की इस बात पर अब नेत्रा अपने मन में ही सोचती है तुम्हारे पापा के दिमाग की रियल सोच जो हर 6 महीने पर उनके दिमाग पर हावी होती है और उनका सिर दर्द करने लगता है, बस यही सब हुआ था। यहाँ नेत्रा भी अपनी सोच में ही थी कि उसे हर 6 महीने के बाद फिर से ये सब रिपीट करना पड़ता है। तभी अब उसके कानों में फिर से कृष्णन की आवाज आती है कि डॉक्टर क्या हुआ है, बताइए ना। अब कृष्णन की इस बात पर अब नेत्रा कहती है कुछ नहीं कृष्णन, बस नॉर्मल सिर दर्द था उन्हें, और मैं काफी टाइम से उनका इलाज कर रही हूँ ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया, क्योंकि इतने सारे सालों से मैं ही तो उन्हें ट्रीटमेंट दे रही हूँ ना, तो मैं उनकी इस केस को अच्छी तरह से समझती हूँ। बट नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, एंड यू ऑल्सो डोंट वरी, तुम भी अपने काम में लग सकते हो। ये सुनते ही अब कृष्णन कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर। या नेत्रा भी इस हॉस्पिटल में अपना काम करने के बाद अब वहाँ से जाने लगती है, और यहाँ कृष्णन भी अब अपने पापा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। एक तरफ जहाँ पर यहाँ पर नेत्रा ने अपना फिर से दाव फैला दिया था, तो इधर दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के महल में रिया के दिमाग में कुछ आता है, तो वो बस अब उस गेम को एक बार फिर से अब वो ओपन करती है, और जिसमें जैसे ही वो उस गेम को ओपन करती है तो उसके सामने वो उसे एक स्क्रीन पर देखती है कि उसकी आंखें अब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यहाँ रिया अब अपना सिर खुजाने लगती है, वो भी अपने ख्यालों में इतना खो जाती है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि अभी उसे अपनी अपनी नानी माँ और बड़ी मौसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उसे तो वो अपने चाचू का कॉन्सर्ट देखने के लिए जाना था।
और वहाँ हॉल में रेखा मौसी और स्वाति मल्होत्रा से कहती है, क्या क्या हुआ है दीदी, ये लड़की हमें रेडी करके खुद कहाँ चली गई है, देखना कितनी आवाज़ें लगा चुके हैं लेकिन वो कोई रिप्लाई भी नहीं दे रही। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लगता है ये लड़की अभी तक रेडी हो ही रही है, चलो अभी उसके रूम में चल कर देखते हैं। अब उसकी इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है, ठीक है दीदी चलिए। यहाँ रेखा मूर्ति और स्वाति मल्होत्रा दोनों हुई अभी जब रिया उनकी किसी भी जवाब का कोई रिप्लाई नहीं दे पाती तो वो रिया को देखने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों उसके रूम में जाती हैं तो वो देखती हैं कि रिया तो यहाँ पर ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, लेकिन रेडी होकर वो भी अपने कान में हेडफोन लगाकर अब अपना गेम खेल रही थी। उसे इस तरह से खेलता हुआ देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने हाथ को अपने सिर पर मारती है और वो कहती है, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। अरे हमें तैयार करा के देखो ना, ये तो खुद गेम खेलने में लगी हुई है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा रिया के पास जाती है और वो अब उसके कान को खींचते हुए कहती है, क्या कर रही हो रिया तुम। हाँ, अब अपनी नानी माँ की इस बात पर रिया कहती है, नानी माँ प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए ना, मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कौन सा जरूरी काम कर रही हो तुम गेम ही तो खेल रही हो, ये तुम जरूरी काम है तुम्हारा रिया। अभी रिया स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रिया कहती है, ये देखिए नानी माँ, ये सुपर वुमन ने तो खुद की पावर को फिर से गेन कर लिया है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, इस गेम को अभी के अभी बंद करो, इस गेम को बाद में खेल लेना, अभी हमें जाना है ना। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रिया कहती है, नानी माँ मुझे ये गेम खेलना है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, रिया देखो बाद में खेल लेना, अभी चलो यहाँ से। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब उस कंप्यूटर को बंद कर देती है और अब वो उस कंप्यूटर को बंद करने के बाद रिया से कहती है, रिया अब चलो यहाँ से। इधर ये सुनते ही अब रिया अपने कान में से अब उस हेडफोन को हटा देती है और अब वो अपनी नानी माँ से कहती है, हाँ नानी माँ चलिए। यहाँ पर अब सभी वहाँ से जाने लगते हैं। या रिया के दिमाग में अभी एक ही बात चल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी इस गेम को खेलने की लगी हुई थी, क्योंकि वो इस तरह से अभी अपने गेम को नहीं छोड़ना चाहती थी।